हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की ये वीडियो है हमारी अपनी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले हम इस बुक के 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच देम। और ये वीडियो है हमारी जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने ये पहले से कर रखा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो हम लोग आज इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो यहाँ स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाई देगा जो इस बुक में लिखा हुआ है, जो इस प्रैक्टिस सेट में दिया है। और अगर आपको ये बुक मंगानी है तो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है ये बुक, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। नो शिपिंग चार्ज, अभी बुक का कोई भी शिपिंग चार्ज आपको नहीं देना है, डिलीवरी चार्ज हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो उसे आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए, देयर आर 25 क्वेश्चंस इन दिस प्रैक्टिस सेट। इस बुक में हमारे 50 प्रैक्टिस सेट्स हैं और प्रत्येक में 25-25 क्वेश्चंस हमने दे रखे हैं। और सबसे पहले आपका दे रखा है ये पैसेज, फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस। उनके आंसर्स आपको इस पैसेज में से छांटने हैं। ये आपका रीडिंग सेक्शन का एक पार्ट होता है जिसमें आपकी रीडिंग एबिलिटी देखी जाती है, रीडिंग कैपेसिटी देखी जाती है कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर कितनी अच्छी है, आप क्या कैच कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज। यस, दोज वर मोर लेजरली डेज। देखिए, लेजर मानी होता है फुर्सत, आराम। नाउन है, उसे एडजेक्टिव बनाया गया है लेजरली, दैट मीन्स फुर्सत के या आराम के। तो हाँ, वास्तव में वो आराम के दिन थे। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो, लेकिन नवाब साहब कई साल पहले चल बसे। हिज डिसेंडेंट्स वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ। और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, देखिए डिसेंडेंट होता है वंशज और फोर फादर्स होता है पूर्वज, है ना। तो ये दे रखा है यहाँ पर डिसेंडेंट्स। तो कहानी का जो नैरेटर है वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, ऐसा मालूम होता है कि हाँ, वो वास्तव में फुर्सत के दिन थे। लेकिन नवाब साहब कई साल पहले मर चुके और उनके वंशज एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, वो स्वयं उतने ही गरीब थे जितना कि महमूद। काइट मेकर्स लाइक पोइट्स वंस हैड दियर पैट्रन्स। उस जमाने में जो काइट मेकर्स हुआ करते थे, पतंग बनाने वाले हुआ करते थे, वो भी लाइक पोइट्स, कवियों के समान, वंस हैड दियर पैट्रन्स, उनके भी पैट्रन्स हुआ करते थे, संरक्षक हुआ करते थे। देखिए, पहले दरबारी कवि हुआ करते थे, जैसे आपको पता है चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। या अकबर के यहाँ तानसेन थे, है ना, दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि हुआ करते थे। उसी तरह से पतंग बनाने वालों पर भी राजाओं की, नवाबों की कृपा रहती थी, जमींदारों की कृपा रहती थी, उनके पैट्रन्स होते थे। महमूद नाउ हैड नन, लेकिन अब महमूद का कोई भी पैट्रन, कोई भी संरक्षक नहीं था जहां से 4 पैसे उसे मिल सकते। देखिए, इतना पढ़ने से ही पता चलता है कि महमूद कोई काइट मेकर है और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है जब फुर्सत हुआ करती थी लोगों के पास और पतंग बनाने वालों के संरक्षक हुआ करते थे। लेकिन जो संरक्षक थे, जो नवाब साहब थे, उन्हें मरे हुए काफ़ी समय हो गया है और उनके जो वंशज हैं, नवाब साहब के जो पोते या नाती जो बचे हैं, वो खुद उतने गरीब हैं जितना कि महमूद की तरह ही फटेहाल हैं। नो वन आस्क्ड हिम हिज नेम। अब महमूद से कोई उसका नाम तलक नहीं पूछता था। एंड ऑक्यूपेशन, उसका पेशा, उसका व्यवसाय अब कोई नहीं पूछता था। क्यों नहीं पूछता था? सिंपली बिकॉज देयर वर टू मैनी पीपल इन द गली, क्योंकि गली में अब बहुत सारे लोग हो गए थे। इसका मतलब है एक ज़माना रहा होगा जब महमूद से लोग पूछते थे, उसे हालचाल पूछते थे, उससे बातें करते थे, उसकी केयर करते थे। लेकिन आज उनकी कोई केयर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब गली में बहुत सारे लोग हो गए हैं। अब नोबडी कुड बी बॉदर्ड अबाउट नेबर्स। अब किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो बॉदर हो। बॉदर का मतलब है केयर करना, परेशान होना।
नेबर्स मतलब पड़ोसी। अब किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं रखी जो पड़ोसियों से उनका हालचाल पूछें। अपने माँ बाप से बात करने की, उनके हालचाल पूछने की लोगों के पास फुर्सत नहीं, तो महमूद के हालचाल कौन पूछेगा। When he was young and had fallen sick, जब महमूद युवा था और बीमार पड़ जाता था, everyone in the neighborhood had come to ask after his health। जब वो युवा था और कभी बीमार पड़ जाता था तो आस पड़ोस में से हर कोई आता था उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। देखिए प्रेपोजिशन समझिए, आस्क के बाद आफ्टर आया हुआ है। जब हम किसी के हालचाल पूछते हैं तो हम बोलते हैं टू आस्क आफ्टर समवन्स हेल्थ, किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नाउ व्हेन हिज डेज वर ड्रॉइंग टू ए क्लोज, आज जबकि उनका अंतिम समय चल रहा है, यहां पर एक इडियम दे रखा है, मुहावरा है, जब दिन ड्रॉइंग टू ए क्लोज अंत की तरफ आते हैं, इसका मतलब है दिन खत्म होने वाले हैं, मृत्यु आने वाली है, मृत्यु निकट है। यानी एक समय था जब महमूद को छींक भी आ जाती थी तो लोग पूछने आते थे उनके हालचाल। आज महमूद जब मरने वाले हैं उनसे कोई भी नहीं पूछता। नो वन विजिटेड हिम, अब कोई उनसे मिलने नहीं आता। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डेड, उनके जो बूढ़े मित्र थे, उनकी उम्र के जो लोग थे जो कभी उनके मित्र हुआ करते थे, वो तो कब के मर चुके। हिज सन्स हैड ग्रोन अप, महमूद के जो बेटे थे वो बड़े हो चुके थे। वन वॉज वर्किंग इन ए लोकल गैराज, एक बेटा निकट के, लोकल का मतलब स्थानीय, पास के, है ना, पास के ही एक गैराज में काम कर रहा था। द अदर हैड स्टेड इन पाकिस्तान, और दूसरा बेटा पाकिस्तान में रह गया था। वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जहाँ पर वो बंटवारे के समय पर था। तो इससे जाहिर होता है कि महमूद अब बूढ़ा हो चुका है, वो अपनी युवावस्था को याद कर रहा है। उसके संगी साथी सब मर चुके। उसके दो बेटे थे जिनमें से एक बेटा उसके साथ है और एक बेटा पाकिस्तान में रह गया था क्योंकि वो बंटवारे के समय पर वहीं पर था। द चिल्ड्रन हु हैड बॉट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago, और जो बच्चे 10 साल पहले उससे पतंगे खरीदते थे, वर नाउ एडल्ट्स, अब वो बड़े हो चुके थे। स्ट्रगलिंग फॉर ए लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जीविका, लाइवलीहुड, है ना, रोजी रोटी। जो बच्चे थे 10 साल पहले पतंगे खरीदते थे उससे, वो अब बड़े हो चुके हैं और वो रोजी रोटी की तलाश में हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो भागदौड़ कर रहे हैं। अब उनके पास इतना वक्त नहीं कि वो महमूद की पतंगें खरीदें या पतंगें उड़ाएं। दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमोरीज, अब उनके पास समय नहीं, न महमूद के लिए न महमूद की पुरानी यादों के लिए। देखिए अक्सर होता है कि आप जब भी अपने बूढ़े बाबा के पास या दादी के पास बैठते हैं, दादाजी के पास या किसी और बुजुर्ग के पास बैठते हैं, तो उनकी बातें हमेशा पास्ट से रिलेटेड होती हैं कि पहले ऐसा होता था, पहले ऐसे हुआ करते थे, है ना। आजकल के बच्चे तो बहुत कमज़ोर होते हैं, हमारे ज़माने में ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे जो भैंस को ऊपर उठा देते थे, मतलब वो अपनी पुरानी बातें करते हैं, है ना। उन्हें यही अच्छा लगता है कि अतीत के बारे में बात की जाए, लेकिन आज के बच्चों को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वही महमूद के साथ है। हैविंग ग्रोन अप इन अ स्विफ्ट चेंजिंग कंपेटिटिव वर्ल्ड, आज के बच्चे बड़े हो रहे थे, स्विफ्ट चेंजिंग तेजी से बदलते हुए, और कंपेटिटिव वर्ल्ड इसका मतलब है प्रतियोगी दुनिया जिसमें दौड़ लग रही है, लोग रैट रेस में लगे हुए हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं, और वो बच्चे इस दुनिया में बड़े हो गए थे। दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर विद द सेम इनडिफरेंस एज दे शोड टुवार्ड्स द बैनियन ट्री, वो बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं वो अब महमूद की तरफ बिल्कुल उदासीनता से देखते हैं। महमूद के प्रति उनके हृदय में कोई भी भावनाएं नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोहल्ले का एक बरगद है, उसके प्रति भी अब किसी की कोई सहानुभूति नहीं है। लोगों के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, ना उस बरगद का कोई महत्व है और ना ही महमूद का। बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड, एक मुहावरा है टेक फॉर ग्रांटेड, इडियम है टू टेक समवन फॉर ग्रांटेड। इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है किसी को हल्के में ले लेना,
है ना, किसी को हल्के में ले लेना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना। और एक इसका अर्थ होता है पहले से ही मानकर चलना कि ऐसा तो होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कार्ड लिख रहे हैं, शादी के कार्ड, है ना, और मान लीजिए आप मौसाजी का नाम लिखने को, अरे मौसाजी को कार्ड क्यों लिख रहे हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे, यानी यू टेक मौसाजी फॉर ग्रांटेड। ये होता है किसी को हल्के में ले लेना या मानकर चलना कि ऐसा तो होगा ही होगा। मान लीजिए इंडिया और बांग्लादेश का मैच चल रहा है, तो आप पहले से ही ये मान के चलते हैं इसमें तो इंडिया जीतेगा ही जीतेगा, है ना, तो इसे कहते हैं टेक फॉर ग्रांटेड। तो बोथ वर टेकन फॉर ग्रांटेड, दोनों को हल्के में ले लिया गया था, दोनों को अंडर एस्टिमेट किया गया था एज परमानेंट फिक्सचर। परमानेंट फिक्सचर होता है जैसे कोई ठूंठ, है ना, ये तो ठूंठ हैं दोनों के दोनों। दैट वर ऑफ नो कंसर्न, जिनका कोई लेना देना नहीं है, टू द मास ऑफ ह्यूमैनिटी दैट सराउंडेड देम, उनके आसपास की जो ह्यूमैनिटी है, आसपास का जो जन समुदाय है, मानो महमूद का और इस बरगद के पेड़ का, इनसे कोई लेना देना ही ना हो। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर, अब लोग इकट्ठा नहीं होते थे अंडर द बेनियन ट्री। देखिए नो लॉन्गर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, नो सूनर के बाद, स्केयर्सली के बाद, या आप कोई भी एडवर्ब निकालकर जब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को उसके तुरंत बाद लगाते हैं। जैसे हमने कहा आई विल नेवर बिलीव यू नाउ, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगा। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं नेवर विल आई बिलीव यू नाउ। जब हमने नेवर आगे निकाल लिया है तो विल भी ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। देखिए ये जो रीडिंग सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, दुर्भाग्य से बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, वरना ऐसा क्या है जो इसमें नहीं आता है। पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एवरीथिंग लाइज विद इन, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। अगर इफ यू इंप्रूव योर रीडिंग कैपेबिलिटी एवरीथिंग विल ऑटोमेटिकली बी इम्प्रूव्ड, सब कुछ आपका इंप्रूव हो जाएगा अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो। इस पर ध्यान दीजिए, है ना, रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पावर को इंप्रूव करिए, एनहेंस करिए। आपको इसमें ग्रामर भी मिलती है, आपको इसमें वोकैब भी मिलती है, और वोकैबुलरी को जब आप कहीं फिट करके पढ़ते हैं, आप किसी वर्ड को रटेंगे आप उसे निश्चित ही भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उस वर्ड को कहीं फिट हुआ देखेंगे और बेसिकली किसी ऐसी चीज़ में जहां आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, मैं हमेशा यही कहता हूं आप रीडिंग इंप्रूव करने के लिए रीडिंग हैबिट बनाइए और उन चीज़ों को पढ़िए जिनमें आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है। आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, आप मूवीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप अपना मटेरियल कलेक्ट करिए और उसे पढ़िए। क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, कोई वर्ड नया जब आता है तो आप ज़रूर उसका अनुमान लगाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा, आप उसे स्किप नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करिए रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने की। तो नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बेनियन ट्री, अब इस पेड़ के नीचे, बेनियन के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा नहीं होते हैं टू डिस्कस दियर प्रॉब्लम्स एंड दियर प्लान, अपने प्लान, अपनी योजनाएं, अपनी परेशानियों को डिस्कस करने के लिए कभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब इस पेड़ के नीचे कोई इकट्ठा नहीं होता, किसी के पास इतना समय नहीं है। ओनली इन द समर मंथ्स, केवल गर्मी के मौसम में डिड समवन सीक, देखिए फिर आ गया डिड, क्योंकि ओनली इन द समर मंथ्स ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज है। जब कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज सब्जेक्ट से आगे निकल कर आता है तो हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली आगे आ जाती है। तो केवल गर्मी के महीनों में कभी कोई सीक शेल्टर, शरण लेने आ जाता हो, अंडर इट फ्रॉम द फियर्स सन, आग उगलते हुए सूरज से बचने के लिए कभी कभार कोई राहगीर आकर बैठ जाता हो, भले ही, लेकिन वैसे कोई भी अब इस पेड़ के नीचे नहीं बैठता। किसी ज़माने में इस पेड़ के नीचे चौपालें लगा करती थीं, लोगों के पास समय था, लेकिन आज किसी के पास समय नहीं, और इसी वजह से ना इस पेड़ से किसी को कोई लगाव बचा है और ना महमूद से। तो देखिए ये था आपका पैसेज। अब इसके जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उन पर एक निगाह डालते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, नो वन केयर्ड फॉर महमूद नाउ,
अब महमूद की कोई परवाह नहीं करता था। वाई, क्यों? तो इसका सही ऑप्शन है बी, बिकॉज द स्ट्रीट वॉज ओवर क्राउडेड नाउ, क्योंकि अब गली ओवर क्राउडेड हो गई थी, गली में बहुत सारे लोग थे। एंड नन हैड टाइम फॉर हिम, और अब किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। अब किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो पड़ोसियों के बारे में फिक्र करे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हिज डेज वर ड्रॉइंग टू ए क्लोज, मीन्स इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है अब उसका अंत निकट आ रहा था। हिज डेज वर ड्रॉइंग टू ए क्लोज, ऑप्शन बी इसमें ठीक है। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। वर्ज का मतलब होता है कगार, दहलीज, है ना, थ्रेशहोल्ड या ब्रिम, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ही वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वो अब मृत्यु के कगार पर था, वो अब मृत्यु की दहलीज पर था, मृत्यु के निकट था। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द चिल्ड्रन हु यूज्ड टू बाय काइट्स फ्रॉम हिम 10 years ago। उन बच्चों को क्या हुआ जो 10 साल पहले उससे पतंगें खरीदा करते थे? तो इसमें ऑप्शन ए, दे वर नाउ मैन, वो अब बड़े हो गए थे, अब वो चिल्ड्रन नहीं रहे थे, अब वो मैन हो गए थे। एंड वर्किंग हार्ड फॉर देयर लिविंग, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे थे। चौथा क्वेश्चन है आपका, both were taken for granted as permanent fixture that were of no concern to the mass of humanity that surrounded them। ये लाइन उसमें पैराग्राफ में दे रखी है। आपसे पूछा जा रहा है, here both stands for, stand for का मतलब होता है symbolizes, प्रतीक होना। ये both किसके लिए दिया है? ये both किसके लिए आया है? तो यहाँ पर both आया हुआ था बरगद के पेड़ के लिए और महमूद के लिए। ऑप्शन सी ठीक है आपका, महमूद एंड दी एंशिएंट बैनियन ट्री। बरगद का पेड़ और महमूद दोनों को ही लोग नज़रअंदाज करते थे, उन्हें हल्के में लेते थे, उन्हें जड़वत समझते थे जिसका मानवता से कोई लेना देना ना हो। और क्वेश्चन नंबर 5 है, द पैसेज प्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन, ये पैसेज क्या प्रस्तुत करता है? इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। इसका आंसर पूरा पैसेज पढ़ने के बाद इसका जो मीनिंग आपने ग्रेस्प किया, इसका मीनिंग जो आपने कंसीव किया, उस पर आधारित है कि इस पैसेज में अंतर दिया है किन दो चीज़ों के बीच। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। द टाइम व्हेन महमूद वॉज ए यंग एंड फेमस काइट मेकर, एक वक्त तो वो था जब महमूद जवान था और फेमस हुआ करता था काइट मेकर के तौर पर। एंड द टाइम ही ग्रीव एन ओल्ड एंड नेग्लेक्टेड मैन, और एक वो समय है जब महमूद बूढ़ा हो चुका है, महमूद को हर कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उपेक्षित हो चुका है। तो दोनों टाइम्स के बीच में यहाँ पर अंतर दिखाया गया है। यानी दिस पैसेज प्रेजेंट्स बिफोर यू द डिफरेंस बिटवीन द यूथ एंड ओल्ड एज ऑफ महमूद। तो देखिए 6 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एरर्स पर आधारित हैं। ए सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ए बी सी। अगर कोई एरर नहीं है तो पार्ट डी रहेगा नो एरर। तो छठा क्वेश्चन है आपका, ए फ्यू बॉयज विद स्टोन्स इन दियर हैंड्स वर रनिंग बिहाइंड ए बस। कुछ लड़के हाथों में पत्थर लिए हुए एक बस के पीछे दौड़ रहे थे। देखिए, आपको संदेह हो सकता है, डाउट हो सकता है कि यहाँ स्टोन्स कर रखा है। तो स्टोन का हम प्लूरल कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, ये चीज़ समझने की है। जब स्टोन का प्रयोग आप मटेरियल नाउन के रूप में करते हैं तब उसका आप प्लूरल नहीं बनाते। आपको कहना है यह किला पत्थर का बना हुआ है, दिस फोर्ट इज मेड ऑफ स्टोन, यहाँ स्टोन्स नहीं कहेंगे। और जब ये कॉमन नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, यू कैन प्लूरलाइज इट वेरी इजीली। तो यहाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाथों में पत्थर लिए दौड़ रहे थे। बिहाइंड ए बस, एक बस के पीछे। देखिए, बिहाइंड ए बस और आफ्टर ए बस में अंतर क्या होता है।
बिहाइंड ए बस दिखाता है केवल रुकी हुई स्थिति के लिए। बस रुकी हुई खड़ी है और उसके पीछे कोई छिपा हुआ है, उसके पीछे कोई खड़ा है, तो आप कह सकते हैं ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द बस। लेकिन जब बस के पीछे कोई दौड़ रहा है, जब उसमें मोशन है, जब उसमें गति है, तो आप बिहाइंड ए बस नहीं बोलते, बिहाइंड द बस नहीं बोलते, आप बोलते हैं आफ्टर ए बस या आफ्टर द बस, दोनों ठीक हैं। तो यहाँ पर बिहाइंड विल बी रिप्लेस्ड विद आफ्टर। ए फ्यू बॉयज विद स्टोन्स इन देयर हैंड्स वर रनिंग आफ्टर ए बस। एक बस के पीछे दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर पार्ट सी फुल ऑफ एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज इनफ रिच टू हेल्प द ऑर्फेन्स। वो इतना पैसे वाला तो है कि अनाथों की मदद कर सकता है। तो देखिए यहाँ इनफ का क्या चक्कर है। एक एडवर्ब होता है आपका TOO2, वो एडजेक्टिव से और एडवर्ब से पहले आता है। आप बोलते हैं टू रिच, टू फास्ट, टू स्लो, टू हार्ड, है ना। लेकिन ये जो इनफ है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। जब ये एडजेक्टिव होगा तो ये नाउन से तुरंत पहले आ जाएगा। हमें कहना होता उसके पास इतना सारा पैसा है, ही हैज़ इनफ मनी। मनी नाउन था, उससे ये पहले आ सकता था। लेकिन जब एडजेक्टिव दिया हो, यहाँ पर रिच एक एडजेक्टिव है, तो आप इनफ रिच नहीं बोलते, आप बोलते हैं रिच इनफ, आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इनफ, आप बोलते हैं पावरफुल इनफ, आप बोलते हैं ग्रेट इनफ, आप बोलते हैं टॉल इनफ, है ना। एडजेक्टिव के बाद में आता है इनफ। तो ये हो गया पार्ट बी, आपका एरर है इसमें, और करेक्ट हो जाएगा ही इज रिच इनफ टू हेल्प द ऑर्फेन्स। वो इतना पैसे वाला है कि अनाथों की मदद कर सकता है, अनाथों की मदद करने के लिए वो पर्याप्त धनी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दो द टास्क इज डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। हालांकि काम मुश्किल है लेकिन ये संभव है। देखिए बट और यट का प्रयोग आप करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, को रिलेटिव क्लॉजेज में, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दो और ऑल्दो के साथ आप बट भी नहीं लगाते, आप यट भी नहीं लगाते, आप केवल कॉमा लगाते हैं पंक्चुएशन में। दो द टास्क इज डिफिकल्ट कॉमा इट इज पॉसिबल। दो के साथ यट भी नहीं लगाया करें, बट भी नहीं आता है। और पार्ट बी में यहां पर एरर है, बट विल बी रिमूव्ड, यहां से बट को हटा दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, इसमें आपको क्या बताना है, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। तो पहला वर्ड है आपका बिनाइन, जिसका मतलब होता है सौम्य या सुहावना, प्लेजेंट, गुड, कोई ऐसी चीज जो अच्छी हो, मन के लिए प्रिय हो। पहला वर्ड दिया है आपका मेलिस, जिसका मतलब होता है दुर्भावना, इल विल, रैंकर, हेट्रेड, नफरत। दूसरा ऑप्शन है आपका मेलाइन, कटु या अहितकारी या नुकसानदायक, हार्मफुल, क्रूअल या इंजूरियस, ठीक है। तीसरा है मेलट्रीट, जब किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, दुर्व्यवहार करना, मेलट्रीट, है ना, अत्याचार करना। और चौथा ऑप्शन है मेल नरिश्ड, कुपोषित, नरिशमेंट होता है पोषण, मेल नरिश्ड। चारों ही शब्दों के साथ जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, जो रूट लगी हुई है, वो मेल, MAL। हिंदी में भी आप जानते हैं मल और मैल दोनों ही बुरे अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। द सेम हैपेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये जहां भी लग जाते हैं ये बुरे के लिए आते हैं, ये कु या दुर के सेंस में आते हैं, दुर्व्यवहार, दुर्जन, है ना, कुपोषण, ऐसे अर्थ में ये आते हैं। तो बिनाइन का जो ऑपोजिट होना चाहिए वो है आपका बी, मेलाइन। बिनाइन होता है सौम्य या हितकारी और मेलाइन होता है अहितकारी या बुरा, नुकसानदायक, इंजूरियस या क्रूअल, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका एंटोनिम है बिनाइन का, मेलाइन। मेलिस दुर्भावना होती है, ये नाउन है, हमें एडजेक्टिव का ऑपोजिट एडजेक्टिव ही चाहिए जहां तक पॉसिबल है। और मेलट्रीट होता है दुर्व्यवहार करना, ये वर्ब है। और मेल नरिश्ड ये कुपोषित है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। 10वां है आपका ग्रेजुअल।
ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, है ना। तो हमारे ऑप्शन हैं, पहला है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, जिसे समझना बड़ा मुश्किल हो, जो बहुत गूढ़ हो, जो बहुत कठिन हो। आर्केन कह सकते हैं आप इसके लिए, है ना। रिकंडाइट कह सकते हैं आप इसके लिए, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। एब्रप्ट होता है सडन, एकदम से। तो हमारा था ग्रेजुअल धीरे धीरे, ऑपोजिट हो गया एकदम से, है ना, सडन, एब्रप्ट। तो यही इसका सही ऑप्शन है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। टर्स होता है ब्रीफ, छोटा, संक्षिप्त। और अनएजुकेटेड आप जानते ही हैं, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। तो यहां पर ग्रेजुअल का हो गया एब्रप्ट। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे और एब्रप्ट होता है एकदम से। कोई योजना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लागू की जाती है तो वो ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, और कोई योजना एकदम से ही लागू कर दी जाती है वो एब्रप्ट होती है। कोई तपाक से उत्तर देता है, दैट इज कॉल्ड एन एब्रप्ट आंसर, एब्रप्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, एकदम से। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हैं आपके, इनमें आपको सिनोनिम्स बताने हैं, वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। पहला है डोरमेंट। डोरमेंट होता है सुषुप्त, इनएक्टिव, निष्क्रिय। जैसे होता है आपका डोरमेंट वोल्केनो, सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो सोया पड़ा है, जो फटता नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए हम डोरमेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने कहीं कंपनी में पैसा लगाया था, जितना लगाया था 1 साल तक, 2 साल तक वो उतना ही पड़ा रहा, आपका पैसा बढ़ा नहीं, तो वो पैसा हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका डोरमेंट, है ना। इसके जो तीनों शब्द हैं, तीनों का मतलब वही है। लेटेंट भी यही होता है, क्वायसेंट भी यही होता है, इसे पढ़ते हैं क्वायसेंट, क्वायसेंट। और तीसरा वर्ड है इनएक्टिव। तीनों ही, बल्कि चारों ही शब्दों का मतलब होता है निष्क्रिय, सुषुप्त, जो सोया पड़ा है, जो ठहरा हुआ है, जो बिल्कुल भी गतिमान नहीं है। रिवर का पानी एक्टिव होता है, वो फ्लोइंग वाटर होता है, जबकि तालाबों का पानी लेटेंट होता है, निष्क्रिय होता है, ठीक है। अगला वर्ड है आपका इंसेंस्ड। इंसेंस्ड होता है क्रुद्ध, एकदम आग बबूला जिससे कहते हैं, क्रुद्ध या आग बबूला। ऑप्शन है आपके फ्लैग्रेंट, फ्रैग्रेंट, फ्यूरियस या ह्यूमरस। ऑप्शन डी ह्यूमरस, जिसका मतलब होता है हंसी मजाक से भरा हुआ। ऑप्शन सी आपका है फ्यूरियस, एंग्री, वेरी एंग्री, क्रुद्ध। तो सी यहां सही ऑप्शन है। बाकी फ्लैग्रेंट होता है घोर या घृणित, इवन कोई ऐसा बुरा काम जो खुल्लम खुल्ला हो रहा हो। हम कहें ये तो कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं फ्लैग्रेंट डिसओबीडियंस ऑफ लॉ। कानून का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है, फ्लैग्रेंट मिसयूज हो रहा है। और फ्रेग्रेंट होता है फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, खुशबूदार, है ना, एरोमेटिक या परफ्यूम्ड। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, इंसेंस्ड यानी बहुत ज्यादा क्रोधित, आग बबूला। और ऑप्शन सी भी वही है, फ्यूरियस। क्वेश्चन नंबर 13 और 14, यहां पर आपसे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 13वां क्वेश्चन है आपका, ए पार्टनर इन ए क्राइम। किसी क्राइम में पार्टनर यानी सह अपराधी, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है एक्कोलेड, जिसका मतलब होता है अपलॉज यानी कि प्रशंसा, तारीफ, है ना, एक्कोलेड। एकम्प्लिश होता है कंप्लीट करना किसी चीज को, और सी है एकम्प्लिस। देखिए बी है एकम्प्लिश और सी है एकम्प्लिस। सी है एकम्प्लिस, जिसका मतलब होता है सह अपराधी, जो किसी अपराध में अपराधी का साथ देता है उसे सह अपराधी बोलते हैं। यही सही ऑप्शन है। बाकी डी ऑप्शन है स्टो अवे। स्टो अवे होता है ए सीक्रेट और क्लैंडस्टाइन ट्रेवलर इन ए व्हीकल। किसी वाहन में, किसी जहाज में, किसी बस में जो सीट के नीचे दुबक कर सफर कर रहा है, सीट के नीचे छिपकर या कहीं छिपकर सफर कर रहा है, चाहे तो किसी से बचने के लिए और चाहे अपना किराया बचाने के लिए, ऐसे यात्री को, ऐसे सीक्रेट ट्रेवलर को कहते हैं हम स्टोअवे। स्टोअवे ए सीक्रेट ट्रेवलर, ठीक है। पहले अक्सर होता था
अब भी होता है, जैसे ही टीटी आता है सवारी उतर उतर के, जिनके पास टिकट नहीं होते हैं वो लोग उतर उतर के सीटों के अंदर घुस जाते हैं, सीटों के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे ही पैसेंजर्स के लिए बोलते हैं स्टोवे। या जहाज़ एक देश से दूसरे देश को जाते थे तो कुछ ऐसे लोग जिन्हें दूसरे देश में जाना है लेकिन जान को ख़तरा है और पास में पैसे भी नहीं हैं, तो वो छुपकर जहाज़ों में चले जाते थे, जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई है स्टो अवे, स्टो अवे। 14वां है द बैक सीट ऑफ अ मोटरसाइकिल बिहाइंड द राइडर। राइडर के पीछे वाली सीट को क्या कहते हैं? वो है पिलियन, ऑप्शन डी पिलियन। और जो पीछे बैठा होता है उसे पिलियन राइडर कहते हैं। जो पिछली वाली सवारी होती है, जो पिछले वाला सवार होता है, उसके लिए पिलियन राइडर कहते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट राइडर, दूसरा हॉट सीट, तीसरा बुलियन। बुलियन होता है सोने की या चांदी की बिस्किट या छड़, उसे हम बुलियन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी है पिलियन। मोटरसाइकिल की पिछली वाली सीट को पिलियन कहते हैं और पीछे बैठने वाले को पिलियन राइडर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको अंडरलाइंड पोर्शन का मीनिंग बताना है, जो कि कोई इडियम हो सकता है या फ्रेज हो सकता है। नॉट टू मिन्स मैटर्स। देखिए, मिन्स होता है चीज़ों को दबा देना। कुछ लोग बड़े संकोची स्वभाव के होते हैं और बातों को दबाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, है ना। कहीं कोई बात है वो कहना कोई चाहता भी है लेकिन उसे मना कर देते हैं, नहीं नहीं रहने दो, छोड़ो इस बात को, छोड़ो इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसमें नॉट साथ में लगा हुआ है, नॉट टू मिन्स मैटर। मिन्स का मतलब तो सप्रेस होता है, चीज़ों को सप्रेस कर देना, लेकिन नॉट लग गया तो उस चीज़ों को साफ साफ कह देना, चीज़ों को स्पष्ट तौर पर कह देना। नॉट टू मिन्स मैटर्स, अगर मैं साफ साफ कहूं तो आई मस्ट से दैट यू आर लुकिंग क्वाइट वियर्ड एंड ऑकवर्ड इन दिस ड्रेस। अगर मैं सच कहूं तो इस ड्रेस में आप पूरे नमूने लग रहे हैं, पूरे जोकर लग रहे हैं। तो ऑप्शन डी है टू से ऑनेस्टली, किसी बात को सच सच कह देना लेकिन कर्टली कह देना, तपाक से किसी बात को एब्रप्टली कह देना, यह कहलाता है नॉट टू मिन्स मैटर्स। अगर नॉट नहीं लगा होता तो इसका ऑप्शन सही होता बी, सप्रेस मैटर्स। लेकिन यहां पर नॉट लगा हुआ है, पूरा अंडरलाइंड है, तो हम यहां डी चुनेंगे, किसी बात को साफ साफ सपाट लहजे में कह देना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, जिसमें आपको वॉइस चेंज करना है। अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। ये एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में आ चुका है एक बार। 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स वर अरेस्टेड फॉर देयर अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन इन्यूमरेबल व्हीकल थेफ्ट्स। वर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वर अरेस्टेड। इससे ये स्पष्ट है कि ये पैसिव वॉइस है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये वर अरेस्टेड है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्लियर है। तो देखिए, इसे मैं थोड़ा आसान बना देता हूं। मान लीजिए एक्टिव सेंटेंस है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो देखिए यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम इसका पैसिव बनाएंगे। पहला स्टेप हमारा होता है कि इसे ऑब्जेक्ट को निकालकर हम नया सब्जेक्ट बना देते हैं। ये आपने लगा दिया द थीफ। ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके पैसिव वॉइस में आप वॉज या वर का यूज करते हैं। आपने न्यू सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए और टेंस को ध्यान में रखते हुए हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तीसरा काम आपका रहता है कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और चौथा काम आपका होता है, इस एजेंट को पीछे ले जाते हैं और बाई द पुलिस या बाई जो भी है आप पीछे लगा देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है, आपको पता है कि ऐसा सब्जेक्ट जो स्वयं इंप्लाइड हो, जिसे ना लगाने के बावजूद भी उसका अर्थ पूरा निकल रहा हो, तो उसे हम ओमिट कर सकते हैं और उसे ओमिट करना ही बेहतर है। भाई चोर पकड़ा गया, चोर अरेस्ट हो गया, अब अरेस्ट करने का काम किसका होता है, पुलिस का होता है। तो यहां बाय द पुलिस अगर नहीं भी लगाएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, लगा देंगे तो उसमें इतना बड़ा आपने कोई अपराध नहीं कर दिया है, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो यह बहुत बेहतर है। द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर पकड़ा गया, चोर गिरफ्तार हो गया। लेकिन जब इस पैसिव का आप फिर से एक्टिव बनाएंगे तो आपको जो ओमिट किया हुआ सब्जेक्ट है
वो निकालकर दोबारा लगाना पड़ेगा द पुलिस। जो ओमिट कर दिया था वो निकाल कर लाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और ये वॉज अरेस्टेड है, इसका आपने कर दिया अरेस्टेड, ठीक है ना। और ये पीछे आ गया द थीफ। आइए अब देखते हैं दिए गए वॉइस को। यहां पर दिया है 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स वर अरेस्टेड, ठीक है। इतने में ही आपको एक्टिव बनाना है, और जो फॉर वाला जो आगे का फ्रेज है वो सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है कि वो अपने क्राइम के लिए कि फॉर दियर एलीज्ड इन्वॉल्वमेंट, एलीज्ड होता है कथित तौर पर, अब उनका जो है कथित इन्वॉल्वमेंट पाया गया बहुत सारी वाहन चोरियों में, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। किसने गिरफ्तार किया होगा? पुलिस ने। तो आपका बी ऑप्शन ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल मैकेनिक्स को गिरफ्तार किया है। किस लिए किया है वो पूरा का पूरा फ्रेज यहां पर लगा दिया है। सेंटेंस बड़ा दिख जरूर रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। द पुलिस अरेस्टेड 2 motorcycle mechanics for their alleged involvement in innumerable vehicle thefts। बहुत सारी वाहन चोरियों में संलिप्तता के लिए 2 मैकेनिक्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इसमें आपको नरेशन चेंज करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। द हर्मिट सेड वी आर ऑल सिनर्स। साधु ने कहा कि हम सभी पापी हैं। यहां हम सभी में साधु भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं, पूरी दुनिया के लोग शामिल हैं। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। द हर्मिट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, ऑप्शन सी यहां पर सही है। ना वी में कुछ चेंज होगा, ना टेंस में कुछ चेंज होगा। ये जो लाइन है वी आर ऑल सिनर्स, ये पूरी मानवता के लिए है कि हम सभी पापी हैं, क्योंकि छोटे बड़े पाप हम सभी से जाने अनजाने में होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां शैंपेन की स्पेलिंग दे रखी है और शैंपेन की सही स्पेलिंग होती है CHAMPAGNE। ये होता है शैंपेन। ऑप्शन डी आपका ठीक है, ठीक है। लेकिन आप इसके साथ साथ कैंपेन की स्पेलिंग भी याद रखें। क्यों याद रखें? वहां पर एक आई एक्स्ट्रा आई हुई है, CAMPAIGN। कैंपेन का मतलब होता है कोई अभियान या कोई मुहिम। यहां पे आपको स्पेलिंग भूलनी नहीं है, CAMPAIGN, और शैंपेन होता है CHAMPAGNE। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक फिलअप्स दे रखे हैं। इस बुक में फिलअप्स में जो भी कलेक्शन मैंने किया है वो बहुत ही सुपर्ब क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इन्हें आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ बेहतरीन दिया है जो आपको सीखना चाहिए। 19वां सेंटेंस है, मोस्ट एक्वेटिक क्रिएचर्स डोंट हैव हेयर ऑन देयर स्किन। ज्यादातर जलीय जीवों की त्वचा पर बाल नहीं होते हैं। इस सेंटेंस को मैं लिखकर समझाता हूं। तो देखिए, 2 चीजें हैं जो हम कहते हैं। एक तो है, मान लीजिए मैंने दे रखा है यही वाला, मोस्ट एक्वेटिक क्रिएचर्स, और एक मैं यहां पर लिख रहा हूं मोस्ट सेल्फिश क्रिएचर्स। ठीक है जी। स्ट्रक्चर देखने में सेम है। मोस्ट है, एडजेक्टिव है, नाउन है, मोस्ट है, एडजेक्टिव है, नाउन है। फिर भी यहां पर दा आएगा और यहां पर दा नहीं आएगा। दोनों में अंतर क्या है ये समझिए। देखिए, एक तो होता है मच और एक होता है मैनी। दोनों की कंपैरेटिव है मोर, दोनों की सुपरलेटिव भी है मोस्ट, लेकिन पॉजिटिव फॉर्म दोनों की अलग अलग है। ये जो दे रखा है और ये जो दे रखा है, दोनों में अंतर है। ऊपर वाली मैनी की सुपरलेटिव फॉर्म है और नीचे वाली जो मोस्ट है वो मच की सुपरलेटिव फॉर्म है। एक तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में है। दूसरा, ये जो मोस्ट है ये सेल्फिश को इंटेंसिफाई कर रहा है। स्वार्थी, स्वार्थी प्राणी, बहुत ज्यादा स्वार्थी प्राणी।
तो इस मोस्ट का जो प्रेशर है, इसका जो फोर्स है, वो सेलफिश को इंटेंसिफाई कर रहा है, इस सेलफिश की डिग्री को बढ़ा रहा है। यानी सेलफिश है कोई और ज्यादा सेलफिश है, कोई सबसे ज्यादा सेलफिश है, तो ये मोस्ट यहां पर सेलफिश की डिग्री को बढ़ा रहा है। जबकि यहां पर आइए आप, यहां पर ये कह रहे हैं मोस्ट एक्वेटिक क्रिएचर्स, ज्यादातर जलीय प्राणी। अब ज्यादातर जो है वो जलीय की परिभाषा नहीं बता रहा है, कोई प्राणी इतने से पानी में रह रहा है, कोई इतने से पानी में और कोई इतने ज्यादा पानी में, इसको नहीं बढ़ा रहा है, इसे इंटेंसिफाई नहीं कर रहा है। ये मोस्ट पूरी तरह से फोर्स कर रहा है इनकी संख्या को, क्रिएचर्स की तादाद को, इनके नंबर को। मोस्ट क्रिएचर्स, ज्यादातर प्राणी। यहां एक्वेटिक पर कोई फोर्स नहीं है, इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। यहां पर सभी प्राणियों के बारे में, ज्यादातर जलीय प्राणियों के बारे में बात हो रही है इनडेफिनिट सेंस में, तो यहां पर डेफिनेट आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो आपने रूल याद किया है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं, नाउन हो तब। देखिए नाउन भी है, सुपरलेटिव डिग्री भी है, लेकिन यहां पर दा नहीं आया और यहां पर दा आया। आई होप कि इनका अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। जब ये मोस्ट मैनी के लिए होता है, जैसे हम कहते हैं हम में से ज्यादातर, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज्यादातर लड़के, ऐसी अवस्था में आप मोस्ट से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये जो मोस्ट है ये मैनी की सुपरलेटिव फॉर्म है, ना कि मच की। अगला क्वेश्चन है आपका, he uttered a cry when he happened to see an alligator as he was wading through the filthy water. उसके मुंह से चीख निकल गई जब उसकी निगाह एक घड़ियाल पर पड़ी गंदे पानी में से गुजरते हुए। देखिए इसमें कई चीज़ें बताने की हैं। एक क्रोकोडाइल होता है, एक एलिगेटर होता है। क्रोकोडाइल होता है आपका ये मगरमच्छ, और एलिगेटर होता है ये, इसे घड़ियाल बोलते हैं। ठीक है, ये वर्ब है वेडिंग। वेड का मतलब क्या होता है? जब इतने इतने कमर कमर तक पानी में जब कोई आगे बढ़ता है, इतने इतने पानी को आप क्रॉस करते हैं, ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये कहलाती है WADE, वेड। और इसके साथ आपने यहाँ पर जोड़ा है फिल्दी वाटर, गंदे पानी में से। तो गंदे पानी में से होकर गुजर रहे थे, तो में से होकर के लिए जो प्रेपोजिशन आप लगाते हैं वो है थ्रू। चिड़िया खिड़की में से होकर उड़ गई, द बर्ड फ्लू थ्रू द विंडो। ठीक है, तो यहाँ थ्रू आ जाएगा इस। तो गंदे पानी में से होकर वो गुजर रहे थे और अचानक निगाह किसी घड़ियाल पर पड़ जाती है और मुंह से चीख निकल जाती है। अटर ए क्राई का मतलब है मुंह से चीख निकल जाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिस ट्रेन रन्स अलीगढ़ एंड बरेली। ये दो तरह से पूछा जाता है, फ्रॉम अलीगढ़ टू बरेली और बिटवीन अलीगढ़ एंड बरेली। अगर एंड दिया है तो आप बिटवीन लगाते हैं, अलीगढ़ और बरेली के बीच ये ट्रेन चलती है। अगर टू लगाया हो तो आता है फ्रॉम अलीगढ़ टू बरेली, अलीगढ़ से बरेली तक। ठीक है, तो यहां पर आपके में एंड लगाया हुआ है तो आप बिटवीन लगाएंगे, अगर टू होता तो फ्रॉम आता। क्वेश्चन नंबर 22 है, द पीपल हियर आर एक्स्टम्ड टू। एक्स्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त होना। देखिए दो हैं ये, एडिक्टेड और एक्स्टम्ड, दोनों में अंतर है। एडिक्टेड होता है किसी का आदी हो जाना। आदी तब होता है व्यक्ति जब उस चीज के बिना वो रह नहीं पाता। किसी को बीड़ी की लत लग गई है, किसी को ड्रिंकिंग की लत लग गई है और उसके बिना वो सरवाइव करना भी मुश्किल हो रहा है, वहां आप बोलते हैं कि आदी हो गया है। एक सिगरेट है मेरे पास, जलाने को माचिस नहीं है। लेकिन अभ्यस्त का मतलब होता है कि वो चीज पसंद तो आज भी आपको नहीं है, लेकिन हाँ उस माहौल में रहते रहते सहन करने की क्षमता आ गई है, वो चीज आपके अभ्यास में आ गई है। अब आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ अगर आपका बस चले तो आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से निकल जाएं, है ना। लेकिन आदी होना नहीं कहते इसे। मान लीजिए आपके घर के पास कोई कट्टी घर है जहाँ से बदबू आती है, तो एक कोई नया व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो वो
नहीं ठहर पाता 5 मिनट भी, लेकिन आप कहते हैं कि हम तो अभ्यस्त हो गए हैं इसके, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है आदी हो गए हैं, कहीं गए हैं तो हमें मतलब लग रहा है कहीं हमें बदबू सुंघाइए तभी हम यहाँ पर रह पाएंगे। अभ्यस्त हो गए हैं, बस उसे झेल रहे हैं किसी तरह से, ठीक है। ये होता है अभ्यस्त होना। तो ये एकस्टम्ड ही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो एकस्टम्ड हो गए हैं टू ड्रिंकिंग सच सॉल्टी वाटर, ऐसा नुनखरा पानी, ऐसा नमकीन पानी पीने के अभ्यस्त हो गए हैं, इनकी आदत में आ गया है। एकस्टम्ड टू, यूज्ड टू, ये यूज्ड टू कौन सा है? अभ्यस्त होना। एक तो होता है मैं ऐसा किया करता था, मैं अकेला रहा करता था, आई यूज्ड टू लिव अलोन, और मैं कहूं मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन। दोनों में अंतर समझ लेना। जब यूज्ड के साथ इज, आर, एम, वॉज, वर कोई बी फॉर्म दे रखी हो तो उस यूज्ड टू का मतलब होता है एकस्टम्ड टू, उसका अभ्यस्त हो जाना। तो इन सब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, यानी जेरेंड आता है या कोई नाउन आता है। तो ये हो गया accustomed to drinking। 23वां क्वेश्चन है वन शुड लव वंस नेशन। देखिए आई के साथ पजेसिव माई, यू के साथ योर, शी के साथ हर, ही के साथ हिज, इसी तरह से वन के साथ आता है वंस, ONE एपोस्ट्रोफी एस, ऑप्शन ए। 24वां है आपका दो दुर्योधन वॉज ए विलेन, हालांकि दुर्योधन एक विलेन था, खलनायक था। नो वन कैन से, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि वो एक कायर योद्धा था। वॉरियर आया हुआ है आगे, नाउन आया हुआ है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। कॉवर्ड नाउन होता है, डास्टर्ड नाउन होता है और कॉवर्डली एडजेक्टिव होता है। हमें कॉवर्डली चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। ही वॉज ए कॉवर्डली वॉरियर, ऑप्शन सी। जबकि कॉवर्ड नाउन है, डास्टर्ड नाउन है, माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, स्कॉलर नाउन है, स्कॉलरली एडजेक्टिव है, सेंट नाउन है, सेंटली एडजेक्टिव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ये आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। फिनोमिनन, फिनोमिनन का आपको प्लूरल बताना है। देखिए फिनोमिनन, क्राइटेरियन, ऐसे शब्द जो हैं इनका प्लूरल एस लगाकर नहीं बनाते हैं। फिनोमिनन का फिनोमिना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। फिनोमिनन मानी होता है तत्व या कोई घटना, है ना, उसका प्लूरल हो गया फिनोमिना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। अगला प्रैक्टिस सेट लेकर बहुत जल्दी आएंगे। अगर ये बुक आपके पास है तो अगले प्रैक्टिस सेट को करके तैयार रखिए, चेक कर लेना, और नहीं है तो आप इसे मंगा सकते हैं। और उसकी लिंक भी हमने अमेज़ॉन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। चलिए जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर।